गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं अनन्या स्वराज और पॉलिटिकल सोशियोलॉजी के इस वीडियो में मैं लेकर आई हूं आपके सामने ब्यूरोक्रेसी यानी नौकरशाही। ये तस्वीर मैक्स वेबर की है और इस वीडियो के जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं वो इस प्रकार हैं। फर्स्ट, मैक्स वेबर के नौकरशाही के सिद्धांत को जानना। दूसरा, नौकरशाही की परिभाषा जानना। तीसरा, नौकरशाही की विशेषताओं को जानना। चौथा, नौकरशाही के गुण दोष को जानना। तो शुरुआत करते हैं नौकरशाही के परिचय से। मैक्स वेबर के प्रमुख सिद्धांत नौकरशाही का परिचय। मैक्स वेबर ने सबसे पहले अपनी पुस्तक इकोनॉमी एंड सोसाइटी तथा पार्लियामेंट एंड गवर्नमेंट इन द न्यूली ऑर्गेनाइज्ड जर्मनी में इस सिद्धांत का वर्णन किया है। नौकरशाही प्रशासन की ऐसी व्यवस्था है जिसमें विशेषज्ञता, निष्पक्षता तथा मानवता का अभाव होता है, ऐसा मैक्स वेबर कहते हैं। मैक्स वेबर का यह सिद्धांत सत्ता या प्रभुत्व के सिद्धांत पर आधारित है। उन्होंने वैधानिक सत्ता को ही नौकरशाही माना है। मैक्स वेबर ने नौकरशाही के आदर्श रूप की अवधारणा पेश की है। आदर्श रूप यानी आइडियल टाइप, जो कि प्रत्येक नौकरशाही में पाई जानी चाहिए। हालांकि यह आदर्श रूप अपनी यथार्थ में कभी भी उपलब्ध नहीं हो पाता है और इसका कारण है भ्रष्टाचार और भी कई तरह के लोभ प्रलोभन इसका कारण बन जाते हैं। मैक्स वेबर के सिद्धांत नौकरशाही की परिभाषा। मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही प्रशासन की एक ऐसी व्यवस्था है जो विशेषज्ञता, निष्पक्षता तथा अमानवीय संबंधों पर आधारित होता है। मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही एक यंत्र के रूप में कार्य करता है। औद्योगिक देशों के प्रशासनिक व्यवस्थाएं काफ़ी हद तक नौकरशाही के इसी सिद्धांत पर आधारित हैं। वेबर नौकरशाही को ऐसे समाज का हिस्सा मानते हैं जो जटिल श्रम विभाजन, केंद्रीय प्रशासन तथा मुद्रा अर्थव्यवस्था पर बना होता है। अगर हम इसके इतिहास की बात करें तो औद्योगिक क्रांति और रूस की क्रांति के तुरंत बाद समाज में कई सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक ढांचे में कई परिवर्तन देखने को मिले थे और इन्हीं सारे परिवर्तनों ने एक ऐसी प्रणाली को जन्म दिया जो कि चाहता था कि समाज संतुलित, व्यवस्थित और विकसित हो और समाज को, जो परंपरागत समाज है, उसको आधुनिक समाज में बदलने के लिए, नए विचारों से लबरेज करने के लिए, उसको बैलेंस्ड, सिस्टमैटिक और विकसित करने के लिए ही नौकरशाही का विकास किया गया, नौकरशाही का जन्म हुआ। अगर इतिहास की बात करेंगे तो नौकरशाही जो है वह कोई नया नहीं है। अगर इसका जो अगर इतिहास देखें तो 13वीं सदी के आसपास रोमन कैथोलिक चर्च में नौकरशाही पाया जाता था, लेकिन यह बहुत ही सीमित प्रकृति का था। सिर्फ ये चर्च में ही पाया जाता था, समाज में या सरकार में नहीं पाया जाता था। लेकिन अभी जो आधुनिक समाज में इसका रूप देखने को मिलता है वह सरकार में देखने को मिलता है और जो भी समाज में जो भी सलीके से, सिस्टमैटिक वे में जो भी कार्य होता है वहाँ ब्यूरोक्रेसी के प्रणाली पर ही व्यवस्था बनाई जाती है, जिससे कि वहाँ डिसिप्लिन हो, रूल रेगुलेशंस फॉलो किए जाएं और जो चीज़ें हैं वो सही तरह से कार्य करें। और औद्योगिक क्रांति के टाइम पे और आधुनिकीकरण के दौर में इसका बहुत ही तेज़ी से विकास हुआ है। अगर नौकरशाही शब्द को देखते हैं तो जो ब्यूरोक्रेसी शब्द है वो इंग्लिश का शब्द है और जो नौकरशाही है इसको हिंदी में ब्यूरोक्रेसी को ही नौकरशाही कहते हैं। और ब्यूरोक्रेसी शब्द जो है वो फ्रांसीसी भाषा के ब्यूरो शब्द से लिया गया है। इसका अर्थ होता है मेज प्रशासन, मेज यानी टेबल, मेज प्रशासन या फिर कार्यालयों का प्रबंध। अगर उदाहरण के लिए हम देखना चाहेंगे तो भारत में सिविल सेवा है, कोर्ट होते हैं, अधिकारी तंत्र होते हैं, विभागीय सरकार होता है या फिर स्थायी कार्यपालिका होता है। ये सभी जो है वो ब्यूरोक्रेसी
का ही एक उदाहरण है। अगर ब्यूरोक्रेसी के जन्म की बात करें या विकास की बात करें या उदय की बात करें तो कई सारे कारण आते हैं, जैसे कि जो कुलीन तंत्र है या एलीट वर्ग है वो पश्चिमी देशों में जिस टाइम पे इसका विकास हुआ ब्यूरोक्रेसी का, उस टाइम पे कुलीन तंत्र जो है वो सरकार की जो कार्य होता है, सरकारी जो सक्रिय कार्य होते हैं उसमें कहीं ना कहीं इन्होंने रुचि नहीं दिखाई थी, जिसके कारण एक ऐसे लोगों के ग्रुप की आवश्यकता पड़ी जो कि सिर्फ़ और सिर्फ इन्हीं कार्यों को सिस्टमैटिक वे में, डिसिप्लिन्ड वे में कार्यों को प्रतिपादित कर सकें। इसके लिए विशेषज्ञता के अनुसार लोगों का चयन करके एक नौकरशाही प्रणाली की व्यवस्था का नींव रखा गया समाज में। और दूसरा जो कुलीन तंत्र था, कभी कभी उनमें शक्ति को लेकर के बहुत ही लालसा बढ़ जाती थी, तो ये भी एक समाज में नेगेटिव प्रभाव डालता था। तो इसके लिए यही विशिष्ट सेवा लेने के लिए जो है वो विशेषज्ञों की एक टीम बनाई गई और इसी को नाम दिया गया ब्यूरोक्रेसी। साथ ही साथ जो रूस की क्रांति हुई थी तो बहुत ही तेज़ी से सामाजिक परिवर्तन हुए थे, बौद्धिक परिवर्तन हुए थे। जो बुद्धिजीवी समाज था उन्होंने सभी क्षेत्रों को का विकास करने के लिए या समाज के लोगों को अधिक से अधिक लाभ हो सके, इसके लिए एक संगठित रूप से मिलकर कार्य करने की आवश्यकता महसूस हुई और इसीलिए उन्होंने संगठित कर्मचारी वर्ग की निर्माण की बात की, जिससे कि नौकरशाही का जो कॉन्सेप्ट है वो उभर कर सामने आया। साथ ही साथ जनसंख्या वृद्धि हुई, जिसके कारण प्रशासनिक कार्यों में वृद्धि हो गई, जिसको करने के लिए काफ़ी सारे लोगों की आवश्यकता हुई, जिसके वजह से भी नौकरशाही बेहद प्रचलित हुआ। साथ ही साथ जो पूंजीवाद है उसने जब अपना जब पकड़ बनाना शुरू किया तो कई सारे आर्थिक परिवर्तन हुए और पूंजीवाद जो है वो अपने हित की पूर्ति के लिए उसको एक लोगों की टीम चाहिए होता है जो बहुत ही डिसिप्लिन्ड वे में कार्य करे और उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट दे। इसीलिए भी ब्यूरोक्रेसी का तेज़ी से विकास हुआ। फिर लोकतांत्रिक राज्यों का उदय हुआ, जिसके कारण जो कुलीन तंत्र हैं उनको गहरा कहीं ना कहीं आघात लगा। उनके जो प्रभाव था समाज के ऊपर वो कम हुआ और जो लोकतंत्र में है वो सभी इंसान जो बराबर होता है, तो सभी इंसान जब बराबर होता है, सबों को इक्वल राइट्स दिया जाता है, तो सभी को सरकार में या उनका कार्य करने का सबको बराबरी से अधिकार दिया जाता है। इसीलिए अधिकतर लोकतंत्र में जो कार्य जो होते हैं वो विशेषज्ञता के आधार पर ही होते हैं। कंपटीशन के थ्रू उनको लिया जाता है कोई भी कार्य करने के लिए, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो। साथ ही साथ जब लोकतंत्र का आया तो प्रशासनिक जो समस्याएं हैं वो काफ़ी बढ़ी और काफ़ी जटिल या कॉम्प्लेक्स रूप में बढ़ी, तो इनको सॉल्व करने के लिए भी एक ऐसे ग्रुप की आवश्यकता पड़ी जो स्पेशली यही सब कार्य को करे। तो इसके लिए ब्यूरोक्रेसी यानी नौकरशाही की उत्पत्ति हुई। अगर मैक्स वेबर जो हैं वो कहते हैं कि जिन्होंने तो अपना डेफिनेशन दिया ही है, जो कहते हैं कि नौकरशाही प्रशासन की ऐसी व्यवस्था है जिसमें विशेषज्ञता, निष्पक्षता तथा मानवता का अभाव होता है। तो साथ ही साथ इसके अलावा भी कई सारे थिंकर्स हैं जिन्होंने नौकरशाही की परिभाषा दी है। जैसे कि अगर लस्की की बात करें तो नौकरशाही का आशय उस व्यवस्था से है जिसका पूर्ण रूप से नियंत्रण उच्च अधिकारियों के हाथों में होता है और इतने ये स्वेच्छाचारी हो जाते हैं कि उन्हें नागरिकों की निंदा करते समय भी संकोच नहीं होता है। अगर पाल एच एप्लबी की बात करें तो ये कहते हैं कि नौकरशाही तकनीकी दृष्टि से कुशल कर्मचारियों का एक व्यावसायिक वर्ग है जिसका संगठन पद सोपान के अनुसार किया जाता है और जो निष्पक्ष होकर कार्य करते हैं।
अगर फिफ्नर की बात करें तो उनके अनुसार नौकरशाही व्यक्ति और कार्यों की व्यवस्थित संगठन है जिसके द्वारा सामूहिक प्रयत्न रूपी उद्देश्य को प्रभावी ढंग से प्राप्त किया जा सकता है। और मैक्स वेबर जो हैं वो आगे फिर कहते हैं कि नौकरशाही को विधिक सत्ता पर अधिकार करते हुए के दृष्टिकोण से मैक्स वेबर कहते हैं कि इस सत्ता में यानी कि नौकरशाही की सत्ता में एक विधि संहिता का निर्माण करके संगठन के सदस्यों को उसका पालन करना अनिवार्य कर दिया जाता है। प्रशासन कानून के शासन पर ही कार्य करता है। जो व्यक्ति सत्ता का प्रयोग करता है वह अवैयक्तिक आदेशों का ही पालन करता है। विधिक सत्ता में वफादारी सत्ता प्राप्त व्यक्ति के प्रति न होकर अवैयक्तिक विधि या कानून के प्रति ही होता है। इस प्रकार नौकरशाही निष्पक्ष कार्य विशेषज्ञ तथा अवैयक्तिक होता है। इसका की अर्थ है जो मैक्स वेबर यहाँ पे कह रहे हैं, इसका अर्थ है कि जो जैसे मोनार्की में होता है कि कोई जो निचला श्रेणी का कर्मचारी है वो अपने राजा के प्रति वफादार होता है, लेकिन जब डेमोक्रेसी होता है जहाँ ब्यूरोक्रेसी आ जाता है वहाँ पे क्या होता है कि जो लिखित जो डॉक्यूमेंट है अधिकारी को उसके अनुसार ही कार्य करना पड़ता है। कभी कभी इससे लेट भी होता है कार्य करने में, लेकिन एक वो व्यवस्था बनाता है कि हाँ इसी व्यवस्था पे हमें चलना है, इस व्यवस्था से बाहर नहीं जाना है। जो हमारी वफादारी होगी जो कार्य करने की वो लीगल तरीके की होती है वफादारी। हम किसी व्यक्ति के प्रति वफादारी ना निभा करके हम लोग आदेशों का पालन करते हैं जो कि अवैयक्तिक होता है। मैक्स वेबर के प्रमुख सिद्धांत नौकरशाही संगठन की कुछ प्रमुख विशेषताएं। इन्होंने मुख्यतः 6 विशेषताओं का वर्णन किया है। जैसे पहला, संगठन के प्रत्येक सदस्य को कुछ विशेष कर्तव्य सौंपे जाते हैं। दूसरा, सत्ता का विभाजन कर दिया जाता है ताकि प्रत्येक सदस्य सौंपे गए कार्य को पूरा कर सके। तीसरा, इन कार्यों का नियमित रूप से पालन करने के लिए उचित प्रबंध किया जाता है। चौथा, संगठन की रचना पद सोपान के सिद्धांत पर आधारित की जाती है। पांचवा, लिखित अभिलेखों और दस्तावेजों को अधिक महत्व दिया जाता है। छठा, संगठन के आदान प्रदान पर नियंत्रण करने के लिए नियमों की रचना की जाती है। इसका की अर्थ है कि कोई भी इंसान से हर तरह का कार्य नहीं लिया जाता है। हर इंसान को उसके स्पेशलाइजेशन के अनुसार कार्य दिया जाता है। और ये जो पूरी नौकरशाही की जो सत्ता होती है जिसको कि लीगल अथॉरिटी मिलती है उसको डिवाइड कर दिया जाता है, उसका डिवीज़न कर दिया जाता है। ये जो सत्ता है किसी एक इंसान के हाथ में नहीं रहती, उसके पोस्ट पद के अनुसार उसको उतना ही लीगल अथॉरिटी दिया जाता है। अगर कोई आईएएस है तो उसको ज़्यादा अथॉरिटी रहेगा, अगर कोई चपरासी है तो उसके रिलेटिव में उसको कम अथॉरिटी रहेगा। साथ ही साथ इसके जो नियम कानून होते हैं वो लिखित होते हैं। जो भी अगर कोई भी कार्य किया जाता है तो उसको डॉक्यूमेंट बना करके उसको सेव किया जाता है ताकि वो कोई व्यवस्था जो है वो मौखिक ना रहे, सब कुछ लिखित हो। अगर कोई कार्य नहीं भी हो रहा है तो उसको भी लिखा जाता है, हो रहा है उसको भी लिखा जाता है। इसमें एक पद सोपान होता है यानी कि हायरार्की होता है। ऊपर के कर्मचारियों को नीचे के कर्मचारियों पर अधिकार होता है। निचले कर्मचारी जो होते हैं वो उनको ऊपर के जो कर्मचारी होते हैं उनके आदेशों का पालन करना होता है। तो ये एक हायरार्की बना होता है। साथ ही साथ इसमें एक मैनेजमेंट होता है, मैनेजमेंट की व्यवस्था होती है कि ये जो पूरी नौकरशाही की जो प्रणाली है वो कैसे चलेगी। तो ये जो है इस मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही की ये प्रमुख विशेषताएं हैं। मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही के अकार्य यानी कि इसके दोष क्या क्या हैं। तो इनके जो दोष हैं जैसे कि लाल फीताशाही, जैसे कि आजकल तो अगर नौकरशाही यानी ब्यूरोक्रेसी की बात करें तो एक बहुत ही नेगेटिव सा शब्द हो गया है। और जैसे कि वो बहुत स्वेच्छाचारी होता है या तानाशाही होता है। तो लेकिन इसका रीज़न क्या होता है। जैसे लाल फीताशाही, इसका क्या अर्थ है। लाल फीताशाही का मतलब है कार्य में विलंब होना। कई बार जब निर्णय लिए जाते हैं तो जब
जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कार्य में विलंब होने का एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि किसी ने कोर्ट में अपील की, अब वो केस चलता रहेगा 10 साल के बाद उसका रिज़ल्ट आएगा, और तब तक क्या होता है कि जितने भी जो मोटिव होता है वो सब कुछ उस 10 साल के लंबे टाइम पीरियड में बहुत कुछ बीच में बदल चुका होता है। तो वो उस निर्णय का कितना बेनिफिट होता है उस इंसान को, तो वो डिपेंड करता है। कई बार बहुत लेट हो चुका होता है जब तक कि निर्णय आए या कार्य किया जाए। उसी तरह से कोई ऑफिस है, मान लीजिए कि कोई पेंशन के लिए भागा दौड़ी कर रहा है, उसका पेंशन नहीं मिल रहा है, और फिर अगर वो व्यक्ति गुजर जाए यानी कि उसका स्वर्गवास हो जाए, तो उसके बाद उसका कार्य होने से क्या लाभ है ना। तो इस वजह से इसको लाल फीताशाही भी कहा जाता है कि ये कार्य करने में विलंब होता है। लेकिन इसका कारण क्या होता है? इसका कारण वही है लिखित दस्तावेज। जब तक कि हर जगह से परमिशन ना मिल जाए लिखित तौर पे, तब तक लोग कार्य नहीं करते हैं। दूसरा तो ये इसका एक नेगेटिव है, दोष है इसका। कार्य जल्दी जल्दी होना चाहिए और सिस्टमैटिक वे में भी होना चाहिए। दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं, टाइम पर होना भी और सिस्टमैटिक वे में होना भी। अगला जो नेगेटिव पॉइंट है वो है भ्रष्टाचार। कई बार कार्य में अगर लेट होता है तो लोग पैसे दे करके अपना काम जल्दी करवाना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती हैं। औपचारिकता, इसमें लिखित तौर पे इतने सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं कि मनुष्य भावनात्मक रूप से कोई डिसीजन नहीं ले पाता है और लेना भी नहीं होता है इसमें। और सब कुछ जैसा भी लिखित डॉक्यूमेंट कहता है या जैसा भी प्रणाली है उसके अनुसार उस कर्मचारी को चलना होता है, जिसके कारण ऐसा लगता है कि मनुष्य ना रह करके जो अधिकारीगण हैं वो मशीन बन गए हैं। परंपरावादी, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये लिखित डॉक्यूमेंट्स पे काम करते हैं, तो कई सारे डॉक्यूमेंट्स लिखे जाते हैं, रूल्स और रेगुलेशंस लिखे जाते हैं, वो उसी ढर्रे पे चलता रहता है। उसमें परिवर्तन लाने के लिए नए विचारों का आगमन होता है, फिर उस पे आंदोलन चलते हैं, फिर लोग अवेयर होते हैं, उसके बाद पार्लियामेंट में कोई नियम कानून बनता है, फिर उसके अनुसार फिर रूल्स एंड रेगुलेशंस में चेंज आते हैं। तो ये सब होने में बहुत टाइम लग जाता है, तब तक समाज बहुत आगे चला जाता है और रूल रेगुलेशन जो है वो बनने में टाइम लगता है, रिजिडिटी बनी रहती है। तो और कभी कभी उल्टा भी होता है, जैसे मान लीजिए ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र तो जल्दी जागरूक हो जाता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र है, जो नियम कानून बनते हैं फिर उनके अनुसार उनको ग्रामीण क्षेत्र को ढलना होता है। लेकिन जो ब्यूरोक्रेसी है वो परंपरावादी इसलिए कहलाती है क्योंकि वो अपने नियमों पर ही चलती है, और जब तक कि उसमें परिवर्तन ना किया जाए लिखित तौर पे, तब तक वो उसी अपने परंपरावादी नियमों का ही पालन करती है। पक्षपात, कभी कभी जो कर्मचारी होते हैं अपने पहचान के लोगों का जल्दी कार्य कर देते हैं, या फिर अपने जो आम जनता भी होती है वो अपने पहचान का बेनिफिट उठाने के लिए कार्य करती है, इसलिए इसमें जो आम लोग हैं कभी कभी पीछे छूट जाते हैं, उनका कार्य नहीं होता या उनके साथ कुछ गलत हो जाता है, तो पक्षपात की संभावना इसमें बनी रहती है। अहंकार, अधिकारियों को जब लीगल अथॉरिटी प्रदान की जाती है तो कहीं ना कहीं वो आम जनता से खुद को अलग समझने लगते हैं और कहीं ना कहीं उनमें अहंकार की भावना भी पनप जाती है। ये हमेशा नहीं होता है, लेकिन अधिकांश कई केसेस में ऐसा होता है। फिर अभिजात वर्ग, वो खुद को समझने लगते हैं, उनका लाइफस्टाइल बिल्कुल आम जनता से अलग हो जाता है। और ये जो पूरा नौकरशाही की जो कार्य व्यवस्था है वो बहुत ही जटिल व्यवस्था है। अनपढ़ लोगों के लिए, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए ये समझना बहुत ही मुश्किल होता है। तो कहीं ना कहीं इसको इजी बनाने की, भ्रष्टाचार मुक्त करने की, लाल फीताशाही ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, ताकि ये पक्षपात ना रहे और निष्पक्ष होकर के कार्य करे। क्योंकि मैक्स वेबर जो है वो आइडियल टाइप ब्यूरोक्रेसी की ही बात करते हैं। अब देखते हैं इसके प्रकारों के बारे में, यानी कि गुणों के बारे में। मैक्स वेबर नौकरशाही के कौन कौन से गुण बता रहे हैं।
जैसे कि पहला है, प्रजातंत्रीय देशों में नीति निर्माण में नौकरशाही राजनीतिज्ञों की बहुत मदद करता है। तो राजनीतिज्ञों की कैसे मदद करता है? जैसे जो हमारे प्रजातंत्र में सभी इलेक्शन लड़ सकते हैं, चाहे वो शिक्षित हों या ना हो, उनको हर क्षेत्र का ज्ञान हो या ना हो, उनका, क्योंकि राजनीतिज्ञों का कार्य अलग होता है, तो वो उस दृष्टिकोण से इलेक्शन जीत करके पद पे आते हैं। लेकिन जो ब्यूरोक्रेसी होता है उसमें हर क्षेत्र के जो विशेषज्ञ होते हैं उनका परीक्षाओं द्वारा चयन किया जाता है और उनको लिया जाता है। तो इसीलिए जब राजनीतिज्ञों को आवश्यकता पड़ती है नीति निर्माण, निर्णयों या योजनाओं आदि के लिए, तो वो उनसे परामर्श लेते हैं और पूछते हैं कि नीतियाँ कैसी बनने चाहिए, निर्णयों में क्या क्या चीज़ों का ज़रूरत होता है। तो ये जो ब्यूरोक्रेसी ही होता है यही उनकी मदद करता है। दूसरा पॉइंट है, नीतियों, निर्णयों और योजनाओं आदि के क्रियान्वयन की क्रिया में जो नौकरशाही है उनका दायित्व जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, या वो कह सकते हैं कि उसी पर बेस्ड होता है। जो भी निर्णय पार्लियामेंट में या अगर प्राइवेट सेक्टर है तो उसमें, या फिर जो भी उच्च अधिकारी जो निर्णय लेते हैं उनका जो क्रियान्वयन है वो कार्य कैसे होगा और हो रहा है कि नहीं, उसमें क्या क्या समस्याएं, इसको सॉल्व करने का, इसको इम्प्लीमेंट करने का जो कार्य है वो ब्यूरोक्रेसी ही करता है। तीसरा है, बदलावों का परीक्षण करते हुए आधुनिक समाज का निर्माण करना नौकरशाही का प्रमुख दायित्व है। और नेक्स्ट है, आम जनता तक पहुंच बनाती है ब्यूरोक्रेसी। नेक्स्ट है, संविधान के आदर्शों की रक्षा करती है ब्यूरोक्रेसी। जैसे कि संविधान में नागरिकों को कई मौलिक अधिकार और स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं, कई सारी कर्तव्य भी दिए गए हैं। तो जैसे कि मान लीजिए पुलिस है, तो पुलिस का कार्य है कि वो जनता के साथ अगर अन्याय हो रहा है तो वो उसको उस न्याय दिलाने का कार्य करती है, या फिर अगर वो अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे हैं तो वो उनको कर्तव्य भी बताती है। तो इस तरह से जो ब्यूरोक्रेसी है वो समाज में लोगों को कंट्रोल करते हुए या लोगों का सहयोग करते हुए जो संविधान के आदर्श हैं उनकी रक्षा करती है और समाज में उन आदर्शों को बनाए रखती है। ब्यूरोक्रेसी ही है जो राजनीतिज्ञ और जनता के बीच में जो ब्रिज का काम करती है, और जो ब्यूरोक्रेसी ही है वो जनता से डायरेक्ट क्या है, कनेक्ट होती है, कांटेक्ट बनाती है, और जो जनता के क्या सोचती है, क्या उनके विचार हैं, वो सरकार तक पहुंचाती है। और इस प्रकार से जो सरकार जो अपने नीतियां बनाती हैं, निर्णय लेती हैं, उसमें अगर समाज परिवर्तन चाहती है तो सरकार परिवर्तन करती है। अगर समाज में बदलाव चाहिए तो वो ब्यूरोक्रेसी ही है जो सजेशंस देता है कि हाँ, बदलाव का समय आ गया है, तो अब सरकार को जो ऐसी नीतियाँ बनाना चाहिए जिसमें कि कुछ बदलाव हो, जिससे आधुनिकता आए समाज में, लोगों को सहूलियत हो। तो ये था मैक्स वेबर का ब्यूरोक्रेसी, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ आया होगा और आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू देखने के लिए।